ठीक है बच्चों। सर तो सर 6 डायरेक्शन होगा तो हम किधर भी जाएंगे तो 6 में से किसी एक डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो फिर हाँ तो इनफिनाइट केस बताओ हो जाएगा। कैसे कैसे, देखो मान लो अगर मैं कहूँ बेटा ये नॉर्थ और ये नॉर्थ बेटा और ये ईस्ट होता है ना बेटा गौरव। यस सर। तो बोलो यस तो सर। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अलग है कि नहीं है? यस सर, वो नॉर्थ और साउथ के बीच में है। हाँ होना, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ना हुआ ये। इस यस तरह सर। से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफिनाइट। तो डायरेक्शंस कितने हो गए? इनफिनाइट। समझ में आ गई बात? यस। ओके बच्चों, अब चलो मैं लिखा नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स, है ना बेटा। वेक्टर्स अगर हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं, है ना, तो क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या मैग्नीट्यूड हुआ? और डायरेक्शन दोनों सेम हो। बिल्कुल सही बात, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, है ना बच्चा। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। यस। अब लिखूं पैरेलल वेक्टर्स, क्या होगा बोलो? डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता है। हाँ सेम डायरेक्शन, है ना बेटा। बट बट मैग्नीट्यूड, नॉट सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में और में नॉट सेम, है ना बेटा। यस। यस। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेटा, है ना बेटा। यस। अब मैं कहूं बेटा अनइक्वल वेक्टर्स, तो क्या कहोगे? डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड भी अपोजिट। आइदर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, और डिफरेंट डायरेक्शन और बोथ, है ना बेटा। ठीक है, यस। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, ये बोथ हो गया ना बेटा। या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो डायरेक्शन सेम हो, या फिर डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो ना बेटा। तो क्या कहेंगे? तो अनइक्वल पैरेलल कितने हो हो जाएगा। सकते हैं? तो सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तीन तरह के हो गए बेटा। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या मतलब बेटा इसका? अपोजिट होगा, एक मतलब वेक्टर ए है तो उसके अपोजिट में वेक्टर ए होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना बेटा। वेक्टर जो अपोजिट यस। डायरेक्शन में होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी पैरेलल। लिख लो, नोट कर लो बच्चा इतना। सर जी, बोलो। सर आप बोल रहे हैं कि मतलब अनइक्वल में मैं अथी सेम डायरेक्शन हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। हाँ तो फिर पैरेलल वेक्टर भी होता ना ऐसा। हाँ, जो पैरेलल है बेटा वो अनइक्वल भी हो सकता है, जो पैरेलल है वो इक्वल भी हो सकता है। समझ गए? पैरेलल दो तरह के हो गए, इक्वल भी अनइक्वल भी। यस। सर एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी ना? अनइक्वल में ना? यस, नहीं सर, एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही बोला तुमने। मैग्नीट्यूड सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिख लो बच्चा।
इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके, नहीं लिखे अगर कोई तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब देखो बेटा, मैंने लिखा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है बेटा, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना बेटा? बात समझे? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है बच्चा, जैसे कि मान लो अगर ये मैंने कहा बेटा ए वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम करके डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर, है ना बेटा? तो बताओ ये स्टेटमेंट, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। True. ट्रू। अब दूसरा सुनो स्टेटमेंट, ऑल एंटी पैरेलल्स आर नेगेटिव वेक्टर्स। फॉल्स। क्या गलती हो गई? क्योंकि इस एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कम ज्यादा भी हो सकता है और बिल्कुल सही नेगेटिव बात। वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो। हाँ बिल्कुल सही बात बच्चा, बिल्कुल सही बात। अब चलो, अब कहें इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स, इसका मतलब बोलो बोलो। तो इसके पहले इसकी बात करो, इसके पहले बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके पहले बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? टू और मोर वेक्टर्स, है ना बेटा? दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर। ठीक है बच्चा, इन सेम सेम प्लेन, प्लेन। है ना बेटा? दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि देखो बच्चा, ये बोर्ड हमारा है ना एक प्लेन, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है बेटा। यस सर। एक प्लेन में जितने सारे वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे, मतलब इस बोर्ड पे हम जितने वेक्टर्स बनाएंगे बच्चा, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, है ना बच्चा? इस प्लेन में, इस बोर्ड पे ड्रॉ किए गए सारे वेक्टर्स क्या होंगे? कोप्लेनर। ठीक है बच्चा, इस बोर्ड पे जितने वेक्टर्स बनाए जाएं, सारे वेक्टर बेटा एक ही प्लेन में आएंगे, है ना? अब देखो, अब कहा मैंने इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स। इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स, तो देखो बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर इंटरसेक्टिंग है या नहीं? Yes, sir. बाकी बच्चे बोलो। अनुराग, आनंद, यस यस सर। इंटरसेक्टिंग है? यस सर। ओके, अच्छा बताना, ये वेक्टर और ये वेक्टर इंटरसेक्टिंग है या नहीं? नो सर। नो सर। बोलो। नो सर। ओके, देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग का मतलब, इंटरसेक्टिंग ऐसा नहीं हुआ बेटा, बात समझे ना? तुम वेक्टर्स के बारे में पढ़े थे ना ऐसा? ए वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड इन पैरेलल विदाउट एनी चेंज। बोलो बच्चा, वेक्टर को पैरेलल में बिना कोई बदलाव के हम शिफ्ट कर सकते हैं ना बच्चों? तो देखो, वेक्टर Yes, अगर sir. तुम्हारा ये है और बिना कोई बदलाव के इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना ऐसे, यस सर। तो बताओ कट करेगा कि नहीं कट करेगा? करेगा। करेगा। करेगा ना? तो करेगा। बताओ इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का इंटरसेक्ट करना या डायरेक्शन का इंटरसेक्ट करना? जल्दी बताओ। डायरेक्शन का बच्चा, है ना? Magnitude. मैग्नीट्यूड का नहीं बच्चा, डायरेक्शन का, है ना? इंटरसेक्टिंग जो होता है ये डायरेक्शन होता है बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं। ये बात ध्यान रखना। और इंटरसेक्टिंग और डायरेक्शन का बेटा कोई सीमा नहीं होता। क्या तुम बोल सकते हो नॉर्थ कहां तक है? नहीं बोल सकते ना बेटा।
अनंत तक नॉर्थ है बेटा, इनफाइनाइटली आगे और इनफाइनाइटली पीछे हमारा साउथ है ना बच्चा, इनफाइनाइटली ईस्ट है और इनफाइनाइटली वेस्ट है बच्चा, है ना। तो डायरेक्शन को कभी भी लंबाई की सीमा रेखा में नहीं बांधते बच्चों, है ना। और इंटरसेक्टिंग डायरेक्शंस के लिए होता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। तो इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स में क्या कहोगे, ध्यान देना, वेक्टर्स इन सेम प्लेन, है ना बच्चा, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, है ना बच्चा, which are neither parallel nor एंटी पैरेलल, समझा बच्चा, जो एक ही प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर बनाओ जो एक ही प्लेन में होने चाहिए, है ना, लेकिन वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए, है ना बेटा। इस बोर्ड पे अगर मैं कोई लाइन बनाऊं तो कितने तरह का लाइन बना सकता हूं इस बोर्ड पे, सोचो, या तो बनाओगे पैरेलल या बनाओगे एंटी पैरेलल, है ना बेटा। और अगर तुमने पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं बनाया तो उनके डायरेक्शंस इंटरसेक्ट करेंगे ही, बात समझ में आ गई ना बच्चा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग का मतलब बेटा इंटरसेक्टिंग डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है बच्चा। अब देखो कनकरेंट वेक्टर्स, क्या कहोगे बेटा, बोलो बोलो बोलो, वेक्टर्स more than टू वेक्टर्स, है ना बेटा, दो वेक्टर से ज्यादा, ठीक है, पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, समझा बच्चा, दो वेक्टर से ज्यादा, दो नहीं, कनकरेंसी जो होता है बेटा, कनकरेंसी की प्रॉपर्टी दो के लिए नहीं होता, दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है बच्चा। तो कहेंगे मोर देन टू वेक्टर्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, है ना बेटा, दो वेक्टर नहीं, दो वेक्टर से ज्यादा अगर एक ही पॉइंट से पास करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, कनकरेंट। जैसे कि देखो, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, देखो सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास किए ना बच्चा, तो ये सब क्या है, कनकरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों, लिख लो। लिख लो बेटा। आवाज नहीं आ रही बच्चों, बच्चा गौरव, हाँ यहाँ मैग्नीट्यूड वाली बात है बेटा, कनकरेंसी हमारी क्या है, एक कॉमन पॉइंट से गुजरना चाहिए, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड किस जगह पे है वो भी इंपॉर्टेंट है। सर
लिख लिया बेटा? Yes, sir. हो गया सर। चलो आगे देखो। देखो इस क्यू वेक्टर्स, देखो बेटा इस क्यू मतलब वेक्टर्स नाइदर पैरेलल एंटी पैरेलल। समझा जी? ये पैरेलल या एंटी पैरेलल तो है ही नहीं, है ना? नॉर इंटरसेक्टिंग। समझा बेटा? वेक्टर्स ऐसे जो कि ना तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, है ना बेटा? वेक्टर्स ना तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू वेक्टर्स बोलते हैं। समझे बात को? ठीक है। अब तुम मन में सोचो कि स्क्यू वेक्टर कैसा होता होगा, सोचो तो। सर्किल ही सर। क्या बेटा बोलो? सर्किल टाइप का। नहीं, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो जो पैरेलल एंटी पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्टिंग में नहीं होने चाहिए। Perpendicular. हो गया ना इंटरसेक्टिंग? परपेंडिकुलर तो है ना बेटा इंटरसेक्टिंग। गौरव तुम्हारा नेटवर्क बहुत कमजोर है बेटा, वीक नेटवर्क। और कोई? प्राची बोलो। Sir. सोच पा रही है? No, sir. चलो मान लो तुम्हारे घर में जहां बैठी है, जिस घर में Yes, बैठे हो सब लोग बच्चा, उसके आमने सामने की दीवार को देखो। देख रहे हो? अपने घर में जहां बैठे हो उसमें आमने सामने की दीवार को देखो बच्चा, है ना? ये आमने सामने की दीवार जो है ना, ये दो प्लेन हो गए बच्चों। अब सोचो Yes. इस दीवार पे खींचे एक लाइन और इस दीवार पे खींचो एक और लाइन, ऐसे, है ना? एक लाइन ऐसे खींचो इस दीवार पे और एक लाइन ऐसे खींचो इस दीवार पे, ऐसे। ठीक है बेटा? अब देखो क्या ये पैरेलल है? नहीं. नहीं है ना बेटा? और वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है ना? इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा? वेक्टर्स ऑन पैरेलल प्लेन्स, वेक्टर्स ऑन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है बेटा? देखना अभी देखना, अगर तुमको दिखाया मैंने बेटा कॉपी का एक पन्ना, अगर तुमको दिखाया मैंने कॉपी का एक पन्ना, ठीक है? अब देखो इस क्या है? सिंगल प्लेन। क्या दिख रहे हैं बेटा? इसमें जितने लाइंस दिख रहे हैं ये सारे लाइंस कैसे हैं? कैसे हैं? पैरेलल। सारे लाइंस हैं पैरेलल। ये सारे लाइंस है ना बेटा पैरेलल। Yes, यस sir. सर। अब देखो ये लाइन दिख रही है, Yes, sir. यस सर। देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो देखो इस कॉपी पे अगर तुम कोई भी दो लाइन खींचोगे बेटा तो वो क्या होंगे? या तो पैरेलल इंटरसेक्टिंग या होंगे पैरेलल। या इंटरसेक्टिंग होंगे। बोलो बेटा, यस सर। बात समझ गए? अच्छा, अब सोचो, अब मैंने कहा इस कॉपी का एक पेज ये और एक पेज ये। अब सोचो अगर हम इस पे एक लाइन बनाए बेटा और एक लाइन इस पे बनाए, क्या दो लाइन कट कर सकती है कभी? No, sir. नहीं ना बेटा? इसका मतलब इन दोनों पे आने वाला लाइंस कैसी होंगी? या तो पैरेलल या तो स्क्यू। बोलो बच्चा, Q. जो लाइंस पैरेलल भी नहीं हो
और इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो उसे कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो इन दोनों प्लेन की बात करोगे अगर तो या तो लाइंस बनेगी देखो पैरेलल, ऐसा और ऐसा, ये बना पैरेलल है ना बेटा। अब देखो इसका ये लाइन, इस वाले का ये लाइन है ना, और देखो इस वाले का ये लाइन, इधर वाले का देखो ये लाइन, और इधर वाले का देखो ये लाइन, इतनी दूरी से निकल जाएगा ना, वो कट नहीं करेगा ना, तो वो स्क्यू लाइंस है। बात समझा बच्चा। अब देखो बच्चा, अगर मैं कहूं ऐसा प्लेन्स, देख रहे हो इंक्लाइंड प्लेन्स, एक ये प्लेन एक ये प्लेन है ना, गौर से देखो, ये लाइंस, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, इन दोनों की लाइंस आपस में कट करेंगे ना बच्चा। Yes, sir. अब देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन कैसा है, Q. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। ये पैरेलल हो गई ना बेटा। Yes. अब देखना, इसके सबसे फर्स्ट लाइन को देखो, इसके सबसे फर्स्ट लाइन को देखो, और इसका सबसे लास्ट लाइन को देखो, क्या वो कट करेंगी? नो सर। No, sir. क्या वो पैरेलल हैं? यस सर। ये Yes, लाइन sir. और इसका ये लाइन Yes. नहीं बेटा, कहाँ है पैरेलल बोलो तो, पीछे है देखो, ऐसे लाइंस ना, Yes. इस पे और एक लाइन इस पे है ऐसा, ये पैरेलल कैसे हुआ? Yes, sir. ये क्या है? तो स्क्यू। सर इसको पैरेलल शिफ्ट करके फिर इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं शिफ्ट सर। नहीं करना है, वेक्टर अभी जहां पे है बेटा वहीं पे रखना है, ठीक है बच्चा। स्क्यू जो है ना बेटा, स्क्यू की प्रॉपर्टी पोजीशन कंसर्न है। अगर हमको पोजीशन चेंज करने के लिए फ्री कह दिया जाए तो हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन। समझे बात को बच्चा? तुम्हारी बात सही थी अनुराग, आनंद, जो भी तुम बोले, हाँ शिफ्ट करेंगे तो कर सकता है, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं करना है। तो सारे वेक्टर्स के टाइप समझ गए सब लोग? Yes, sir. अब वेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर measured in head to head और tail to tail ज्वाइंट कंडीशन। समझा बेटा? दो वेक्टर के बीच में एंगल तुम तभी नापना जब क्या हो, उनके हेड आपस में जुड़े हो। हेड समझते हो ना, जो एरो मार्क है ना बेटा, जो कोई वेक्टर होगा, कोई वेक्टर का बेटा, इसको बोलेंगे हेड और इसको बोलेंगे टेल। ये हो गया वेक्टर का हेड और ये हो गया वेक्टर का टेल, है ना बच्चा? दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी नापना जब उनके हेड जुड़े हो या उनके टेल जुड़े हो। देखो अभी हेड जुड़ा है ना बेटा, तो इन दोनों के बीच में इस एंगल को नापा जाएगा, ठीक है बच्चा? अब देखो ऐसा वेक्टर और ऐसा वेक्टर, ठीक है बेटा? अभी देखो क्या जुड़ा है, इनका टेल जुड़ा है ना बच्चा, तो ये वाला एंगल नापा जाएगा। बात समझे? लेकिन अगर कहीं बेटा एक ऐसा वेक्टर हो और एक ऐसा वेक्टर हो, तो क्या जुड़ा है इसमें? एक का हेड और एक का टेल, है ना बच्चा? तो अभी ये एंगल नापने के पोजीशन में नहीं है ना? ऐसे कंडीशंस में एंगल कैसे नापोगे? इसको यहां से आगे बढ़ा दोगे, इसको यहां से आगे बढ़ा देना और आगे बढ़ाने के बाद ये एंगल नापना। बात समझा बेटा? तो ऐसे याद रखना, तुम याद इसको ऐसे रखो कि हेड टू हेड ज्वाइंट हो, टेल टू टेल ज्वाइंट हो, तो दोनों के बीच का एंगल, है ना बेटा? लेकिन अगर हेड टू टेल ज्वाइंट हो तो बाहर का एंगल। समझा बेटा? हेड टू हेड या टेल टू टेल में दोनों के बीच का एंगल और हेड टू टेल में बाहर का एंगल, ठीक है? ऐसे याद रखना, डायग्राम बना लो।
नोट कर लो। सर सर बोलो बोलो। सर वो लास्ट वाला हेड टेल वाला कंडीशन बता दीजिए। बताता हूं। देखो बच्चा, हेड टू हेड ज्वाइंट है ना, यस तो सर। ये एंगल नापना है। यस टेल टू टेल ज्वाइंट है तो ये एंगल नापना है। और अगर हेड टू टेल ज्वाइंट हो तो एक लाइन को बाहर खींच करके बाहर का एंगल नापना है। यही रूल है बेटा, समझे? अब रूल ऐसा क्यों है बतलाता हूं। देखो देखो बच्चा, मान लो ये एक वेक्टर है ना बेटा। अब कहूं इस वेक्टर को मैंने घुमाया, तो ऐसे घुमाओगे ना बेटा, देखो ऐसे घूमेगा ना वेक्टर। तो देखो पहले वेक्टर हमारा ऐसा था बेटा, है ना, और इसको मैंने घुमाया, तो घुमा करके मैंने इसको यहां ले आया, ठीक है। तब क्या कहोगे, ये वाला वेक्टर कितना एंगल घूम गया? तो उतना ही एंगल घूमा है जितना कि इन दोनों के बीच का एंगल है। बोलो, यस ये बात समझे ना बच्चा? अब मैं बोलूं बेटा, ये एक वेक्टर देखो, इस वेक्टर को मैंने थीटा एंगल घुमाया, है ना बच्चा। तो थीटा एंगल ऐसे घुमाया, लेकिन पहले कहां था? ये पहले यहां था ना ऐसे। तो ये कितना एंगल घूम गया? यही ना एंगल बोलोगे। यस तो क्या समझ में आया बच्चा? ये क्या क्या दिख रहा है अभी? हेड टू हेड ज्वाइंट। और ये क्या था बेटा? टेल टू टेल ज्वाइंट। समझे ना बेटा? यस सर। अब देखो, अब क्या है बताओ? हेड टू टेल हेड ज्वाइंट, हेड टू टेल। अभी देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना बच्चा। यस सर। अब देखो जितना मैं इस एंगल को घुमाऊंगा, जितना मैं इस वेक्टर को घुमाऊंगा बेटा, वही उसके बीच का एंगल होगा। इसको ऐसे मैंने घुमाया, ठीक है बेटा। तो घुमा के देखो तो बताओ, तो मैंने अभी जो घुमाया है इसको, इसको एक्यूट एंगल घुमाया या ऑब्ट्यूज एंगल घुमाया? एक्यूट। घुमाया ना, यस है कि नहीं? लेकिन ये कितना एंगल दिख रहा है अभी? ऑब्ट्यूज। तो गलत ना बेटा? यस सर। हमने कितना घुमाया था? एक्यूट ना। इसका मतलब इस Yes. तरफ का एंगल हमें नापना होगा इसमें। ये यस बात समझ में आ गई? यस सर। एंगल को नापने का ऐसा रूल क्यों बनाया गया? ठीक है, यस सर। सबका लिखा हुआ हो गया। यस सर। तो देखो बच्चा, अब देखा जाए, अब देखा जाए बच्चा, वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। देखा जाए, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं बेटा, पहले एडिशन सीख लिया जाए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना बेटा। हम दिखेंगे वेक्टर के लॉ का, वेक्टर के एडिशन का लॉ, ठीक है बेटा। और कौन सा लॉ? तो पहले मैंने कहा ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, है ना बेटा। हम लोग सीखेंगे पहले ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो देखो बच्चा, हम क्या सीखना चाहते हैं कि अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना बच्चा। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा
सबसे मैंने पहले कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या कहता है देखो बच्चा, ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर हो ए, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर हो ए, इसका नाम है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है बेटा, एक ये है बी, है ना, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या करना था, इसको हमें तो ऐड करना है बच्चा ना, इसका मतलब हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है बेटा, कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर को हम ऐड करें, है ना बेटा। हम जानना चाहते हैं कि ए प्लस बी को ऐड करने से क्या मिलेगा हमको, तो बोलो बेटा वेक्टर प्लस वेक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर। वेक्टर ही मिलेगा बच्चा। तो एक कोई नया वेक्टर मिलेगा, है ना, चलो उसको मैंने बोल दिया आर वेक्टर। आर का मतलब रिजल्टेंट, आर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें रूल क्या है, रूल क्या है देखो, रूल ये है शिफ्ट द वेक्टर्स इन पैरेलल, ठीक है बेटा, वेक्टर को क्या करो, उसी के पैरेलल में शिफ्ट करो, वेक्टर्स को उसी के पैरेलल में शिफ्ट करो, ठीक है, टू ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। समझा बेटा, क्या कहा कि वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करो, वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करो इस तरह से कि एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो, ठीक है। देखो कैसा, तो देखो बेटा इसको मैंने शिफ्ट किया, इस वेक्टर को शिफ्ट किया और शिफ्ट करके मैं यहां ले आया, ठीक है, तो ऐसे बन गया मेरा ए वेक्टर, ये बन गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है बच्चा। अब मैंने इसको शिफ्ट किया, ठीक है बेटा, इसको शिफ्ट किया पैरेलल में, ऐसे शिफ्ट करना है बच्चा कि इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड से जुड़ जाए, मतलब इसको उठा के ऐसे लाओ और ला करके इसके ऊपर रख दो ऐसे, है ना बच्चा। तो ऐसे रख दिया मैंने इस वेक्टर को, ये रख दिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है बेटा। तो देख के बताओ इन दोनों वेक्टर में एक्यूट एंगल है बेटा या ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है बच्चा। अब करना क्या, देखो ऐसा कर दिया। अब इसके बाद कहता है 2 नंबर में कहता क्या, देखो ड्रॉ ए वेक्टर, कहता है एक नया वेक्टर बनाओ, कैसे बनाओ, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, इरेज हो गया, दिख रहा नहीं, दिख रहा बेटा, रुको रुको, साइन भी कर रहा है बोर्ड, है ना। कहता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। समझे बेटा, जो पहला वेक्टर था ना, उस पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, तो इस टेल से उस हेड पे एक वेक्टर ड्रॉ करो, एक नया वेक्टर बनाओ, है ना, एक नया वेक्टर बनाओ यहां से लेकर के यहां तक ऐसे, ठीक है बेटा, एक नया वेक्टर बना दिया हमने, है ना, ठीक है। दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, यही वेक्टर हमारा क्या है बेटा, यही हमारा आर वेक्टर है, जो नया हमारा बना वो क्या है, आर वेक्टर। समझे बेटा, मेथड समझ गए। यस सर। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ो और जो ये वाला वेक्टर बना वो क्या है, रिजल्टेंट, है ना। तो कभी भी ट्रायंगल बना हो तो ऐसे ही पहचानना है बेटा कि जिन दो वेक्टर का हेड और टेल जुड़ा हो, जिन दो वेक्टर का हेड और टेल जुड़ा हो, है ना बच्चा, उन दोनों को ऐड किया गया, और तीसरा जो है वो रिजल्टेंट है। पहचानने का आसान तरीका,
जिन दोनों वेक्टर का हेड और टेल जुड़ा हुआ बच्चा उसको ऐड किया गया है ना, और जो तीसरा साइड है वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे होगा, देखो यहाँ हेड टू हेड और यहाँ देखो टेल टू टेल, समझा बेटा। तो अभी तुमने जो वेक्टर को जोड़ा वो कैसे जोड़ा, एक का हेड और एक का टेल, है ना बेटा। इसीलिए इस लॉ को ऐसा भी कहा जाता है, हेड टू टेल एडिशन। इसी का एक और नाम है हेड टू टेल एडिशन। ठीक है, बात समझे बच्चा, लिख लो। सर वो जो रिजल्टेंट का टेल बाकी का हेड से जुड़ेगा इसका, रिजल्टेंट का टेल बी का हेड से जुड़ेगा। वो तो रिजल्टेंट है बेटा, हमने ऐड किसको किया था, ऐड तो किया था ए और बी को ना, जिन दोनों को हमने ऐड किया उसका क्या जुड़ा है, हेड टू हेड, हेड टू टेल, है ना, इसलिए इसका नाम हेड टू टेल एडिशन। एडिशन कैसे करना है, एक को दूसरे के टेल में जोड़ना है ना। ये तो परिणाम है बेटा, ये तो रिजल्ट है ना। लिख लो बच्चा। पापा लिखा हो गया बच्चा, कुछ पूछना है किसी को। नो सर। ओके, इरेज कर रहा हूं बच्चा, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तो बच्चा, एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे बेटा एक पी वेक्टर है ना, और ऐसे हमारा एक क्यू वेक्टर है, और ऐसे हमारा एस वेक्टर है। ठीक है, तो सवाल कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है तुम्हें। पहला ऑप्शन है P प्लस Q इज इक्वल टू S। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन है P प्लस S इक्वल टू Q। ठीक है बेटा, और तीसरा हमारा ऑप्शन है बच्चा P प्लस देखो Q प्लस S इज इक्वल टू P। ठीक है बेटा, D हमारा है P माइनस S इक्वल टू Q। बोलो तो बच्चा, इसमें कौन ऑप्शन सही है, कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हो सकता है कि एक ही सही हो,
और ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सही हो। कमेंट में आंसर लिखो। अक्षिता का पूरा सही, बिल्कुल सही। बाकी लोगों का पार्शियली करेक्ट। बाकी लोग का पार्शियली करेक्ट है। अक्षिता का पूरा सही है। प्राची का भी पूरा सही है। आनंद का भी सही है पूरा। अनुराग सही हो गया तुम्हारा, पूरा सही हो गया। विशाल को पूछना है कुछ। विशाल पूछना है कुछ बेटा? हाँ सर। ओके बच्चा। गौरव गलत। बेटा मैंने क्या कहा था कि जिसका हेड और टेल जुड़ा हो, जिसका हेड और टेल जुड़ा हो, है ना बेटा, इसका मतलब उसी को ऐड किया गया। जिसका हेड और टेल जुड़ा हो बेटा, उसी को ऐड किया गया ना। इसका मतलब S प्लस क्यू इक्वल टू पी। S प्लस क्यू इक्वल टू पी। तो S प्लस क्यू इक्वल टू पी तो ये ना हुआ बेटा, बोलो समझे? अब अगर ये सही है ना बच्चा, तो इसको उधर भेज देंगे। अगर प्लस एस को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस एस, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है बच्चा, है ना। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, किसी को पूछना है कुछ तो पूछो। नो सर। देखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, याद है ना? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में दो फॉर्मूला बताया था मैंने, एक साइन फॉर्मूला और एक कोसाइन फॉर्मूला, है ना बच्चा। अभी उन दोनों का इस्तेमाल आएगा, साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला का अभी यूज आएगा बच्चा। ठीक है, अब इसको इरेज कर रहा हूं, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है देयर आर टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ magnitudes 10 unit and 6 unit at an angle 60 degree, at an angle 60 degree between them। ठीक है बेटा, सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है बेटा, बनाओ, कोशिश करो, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बना करके जो रिजल्टेंट का साइड बनता है बेटा, उस रिजल्टेंट के साइड का मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी बता देना, ऐसे ए, ऐसे बी, ऐसे आर, इसका मतलब इस वेक्टर की लंबाई निकालना है। करो, कोशिश करो।
गौरव का आया 76, अक्षिता का आया है 5√3/6। और क्या बता वन सर? प्राची का √76। और कोई? √76 तुम्हारा भी आ रहा है गौरव? लिख देना। मेरी आवाज बहुत गड़बड़ है बेटा, तू लिख देना, उस ग्रुप में लिख देना, लिख दे उसमें, लिख लूंगा मैं। आनंद का 12/√3, विके का 6√2। इसका नहीं हुआ, देखो बच्चा, देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि जो पहला वेक्टर है बेटा वो ए है, a = 10, ठीक है बेटा। दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया ये बी है, ये b = 6, ठीक है बच्चा। दोनों के बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल हमारा है बेटा 60 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चों, दो वेक्टर में एंगल नापने के लिए क्या कहा था मैंने? हेड टू हेड या टेल टू टेल ना बेटा, है ना। इसका मतलब अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो डायग्राम में कैसे दिखाओगे? डायग्राम में दिखाओगे ऐसे हमारा ए वेक्टर और ऐसे हमारा बेटा बी वेक्टर, बोलो, और दोनों के बीच का एंगल ये 60 डिग्री, बोलो बेटा, ठीक है। तो डायग्राम में भले ही दिखाएंगे बेटा ऐसा, लेकिन ये तरीका ऐड करने का नहीं है ना। ए और बी दिखाने के लिए ये डायग्राम सही है, लेकिन ऐड कैसे करना होता है? हेड टू टेल। तो इसको शिफ्ट करके लाया मैंने बेटा, तो ये है 10 यूनिट, इसको शिफ्ट करके लाया बेटा, तो ऐसे हो गया बेटा ये 6 यूनिट, है ना। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है बेटा, ये हो गया हमारा 60, तो ये हमारा हो गया बेटा रिजल्टेंट, है ना। तो ये 60 हो गया बेटा, तो ये हो गया 120, है ना, ये हो गया हमारा 120। अब लगा दो बेटा कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला लगाओ, तो क्या लिखोगे? cos 120 = 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 × 10 × 6, बोलो बच्चा, होगा? ठीक है। अब देखो बेटा cos 120 का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा ना, तो ये होता है बेटा -12 = 136 माइनस r स्क्वायर बाई 120, है ना बेटा। तो हो गया r स्क्वायर = 136 और प्लस ये हो गया बेटा 60, तो ये हो गया 196, तो r = स्क्वायर रूट 196 होगा ना बच्चा, ठीक है। चेक करो, देखो सब लोग, हाँ देख लो बच्चा। सर,
√196 की वैल्यू 14 होती है। हाँ 14 हो जाएगा, सही बोला तुमने। ये हमारा होता है 14 यूनिट। अभी रेस कर रहा हूँ बच्चा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखो, अगला हमारा सवाल है बच्चा, there are two vectors of same magnitude, ठीक है, 10 यूनिट at an angle, at an angle 60 degree between them, ठीक है बेटा। सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सेकेंड पार्ट एंगल between resultant and both the vectors, दोनों वेक्टर के साथ निकालना है बेटा एंगल, इंडिविजुअली दोनों का बेटा अलग अलग निकालना है ना। चलो करो। करो बच्चों। प्राची बिल्कुल सही। अच्छा नहीं प्राची गड़बड़ है, चेक करो। एक मिनट, हाँ सही है प्राची, सही है तुम्हारा, प्राची सही है। अनुराग का भी सही है फर्स्ट पार्ट, प्राची के दोनों सही हैं। गौरव का भी सही फर्स्ट पार्ट। अक्षिता का भी सही है फर्स्ट, आनंद के दोनों सही। विशाल गलत है तुम्हारा, चेक करो बच्चा।
अनुराग गलत है बेटा, एंगल चेक करो। चलो देखो बच्चा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बच्चा, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो देखो बेटा, एक बन गया ऐसे, ये हो गया 10 और ये भी हो गया बेटा 10, और दोनों के बीच का जो एंगल हो गया बेटा ये हो गया 60 डिग्री, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, यहां से यहां जो ड्रॉ करोगे यही ना होगा रिजल्टेंट, बोलो ठीक है। तो देखो बच्चा, अगर ये हमारा 60 है तो ये हमारा एंगल हो गया बेटा 120। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल कर लेंगे बेटा हम लोग, क्या लिख देंगे, cos 120 इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 10 इंटू 10, है ना बच्चा। cos 120 हो गया बेटा माइनस हाफ इज इक्वल टू 200 माइनस r स्क्वायर बाई 200, तो r स्क्वायर इक्वल टू 300, सो r इक्वल टू ये होगा बेटा 10√3, है ना बच्चा। r हो जाएगा कितना हमारा 10√3, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब अगर हमारा एंगल ये 60 है, ये 120 है, हमसे पूछा गया है रिजल्टेंट का एंगल, है ना बेटा। तो देखो तो ये कैसा ज्वाइंट है, टेल टू टेल ना बेटा, इसका मतलब इन दोनों में एंगल अभी हम नाप सकते हैं ना बेटा। एंगल नाप सकते हो तो क्या लिख दोगे इसको, अल्फा, है ना बेटा। यहां देखो हेड टू हेड ना बेटा, हेड टू हेड है इसलिए यहां भी तुम एंगल नाप सकते हो, ये हो जाएगा हमारा बीटा, समझा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम साइन फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। साइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, a बाई साइन ए मतलब 10 बाई साइन बीटा, 10 बाई साइन बीटा, है ना बेटा, इज इक्वल टू, देखो बेटा ये भी 10, तो 10 बाई साइन अल्फा, 10 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो r बाई साइन 120, r बाई साइन 120, बोलो बेटा, निकाल सकते हो वैसे तुम, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका बच्चा क्या होगा, सबसे आसान क्या होगा, देखो ये भी 10 बेटा और ये भी 10, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है बच्चों, है ना। जब दोनों साइड बराबर हैं इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चा तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, बोलो बात समझे ना, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। और कितना, तो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना बेटा 180, 120 पहले से है, इसका मतलब ये दोनों मिला के कितना हो गया 60, ये दोनों मिला के हो गया कितना बेटा 60, इसका मतलब एक एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, समझ गए, लिख लो। साइन इनवर्स 40√3 आएगा डिग्री, ऐसा क्यों लिख रही है बच्चा, साइन इनवर्स 40√3 संभव है नहीं ना बच्चों। साइन के इनवर्स के अंदर वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए ना, साइन टा की वैल्यू हमेशा 1 से कम, चेक करो। इरेज करूंगा बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लूंगा बच्चा। चलो अब देखो, there are two vectors of magnitudes 10 units
एंड 8 यूनिट्स। ठीक है बच्चा, दो वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 और दूसरे का मैग्नीट्यूड 8। ठीक है बच्चों, एट एन एंगल 143 डिग्री बिटवीन देम, 143 डिग्री बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल बेटा 143। ठीक है, मतलब 180 माइनस 37। फाइंड फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, बी एंगल मेड, एंगल मेड by resultant with 10 यूनिट वेक्टर, है ना बेटा। 10 यूनिट वेक्टर से कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तीसरा पार्ट है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ 8 यूनिट वेक्टर। 8 यूनिट वाले वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है, चलो करो। करो बच्चा, आची बिल्कुल सही। बिल्कुल सही प्राची, बिल्कुल ठीक। विशाल ठीक है, गौरव चेक करो।
विशाल का बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो बच्चा। अक्षिता भी गलत है बेटा, आनंद का सही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा प्राची ने। और आपका भी गलत है बेटा। देखो देखो बच्चा, एक हमारा है 10, एक हमारा है 8, और एक हमारा है बेटा, निकालना है तीसरा हमें, ध्यान देना बच्चा। तो देखो एक हमारा है बेटा 10, और ये हमारा है बेटा 8, और इन दोनों के जो बीच का एंगल है बेटा, ये एंगल क्वेश्चन में लिखा है 143, है ना। लेकिन वेक्टर को दिखाने का तरीका सही है बेटा ये, लेकिन ऐड करने का तरीका नहीं है ये, है ना। ऐड करने का तरीका क्या होगा, तो कहेंगे ऐसे बनाएंगे हम 10, है ना बच्चा, और ऐसे बनाएंगे हम लोग 8, है ना बेटा, और ये एंगल हमारा होगा 143। इसका मतलब ये एंगल हो गया बेटा 37, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे होगा बच्चा, ऐसे हो जाएगा रिजल्टेंट, बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, लिखोगे cos 37 इज इक्वल टू, cos 37 इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 8। इसका मतलब बेटा सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू हो जाएगा बेटा 6, है ना, r हमारा आ जाएगा 6, ठीक है बच्चा। अब देखो मुझे ये एंगल निकालना है अल्फा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 10 बाई साइन अल्फा, है ना बेटा, इज इक्वल टू, देखो r बाई साइन 37, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, कोसाइन फॉर्मूला, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई साइन 37 का वैल्यू 3/5, है ना बच्चा। तो देखो 3 कटेगा 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। इसका मतलब बेटा आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा आ गया बेटा 90 डिग्री, अल्फा हो जाएगा बेटा 90। तो देखो अल्फा अगर हो गया बेटा 90, तो बीटा भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, बीटा इक्वल टू 90 माइनस 37 इज इक्वल टू 53, ठीक है बच्चा। बीटा इक्वल टू 90 माइनस 37 तो 53, है ना। हाँ अगर तुम्हें याद हो बेटा वैल्यू ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बेटा, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 6, 8 और 10, जल्दी कर पाओगे इससे बेटा, है ना। अब इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं इसको। अगला सवाल देखो, अगला हमारा सवाल, देयर आर 2 vectors of which sum of magnitude is, 2 वेक्टर है बेटा, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, है ना बेटा,
मैग्नीट्यूड का सम तुम्हें दिया है 20, ठीक है बच्चा। एंड 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 रिजल्टेंट ऑफ देम, रिजल्टेंट ऑफ देम is perpendicular to the vector of smaller magnitude, ठीक है बेटा। छोटा वाले से क्या है ये, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड कितना उसका है, 10 यूनिट है, ठीक है बच्चा। तो कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इंडिविजुअली, दोनों वेक्टर का कितना कितना मैग्नीट्यूड है। चलो ट्राई करो। दिमाग लगाओ। नो सर, ये 10 यूनिट किसका वैल्यू है सर? रिजल्टेंट का बेटा। ओके सर।
करो बच्चों। आया बेटे किसी का आंसर? चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा कहता है दो वेक्टर मान लो। चलो एक मैंने ए मान लिया और एक मैंने बी मान लिया। कहता है बेटा सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सम 20 है बेटा। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 20। ठीक है बेटा। अब क्या कहता है देखो, रिजल्टेंट ऑफ देम, उन दोनों का रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इन दोनों में से मैंने मान लिया बेटा कि ए हमारा छोटा है, मान लिया मैंने ए छोटा है। ठीक है बच्चा। तो कहता है अगर इन दोनों का निकालो रिजल्टेंट, तो देखो बेटा ऐसे मैंने बनाया ए, है ना, और ऐसे मैंने बनाया बी। ठीक है बेटा। अब इसका रिजल्टेंट तो ऐसे हो गया रिजल्टेंट, बोलो बेटा, है ना। लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या कहा था इसने, रिजल्टेंट छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना बच्चा। तो ये गलत हो गया ना बच्चा, है ना। तो डायग्राम सही किया जाए, डायग्राम को सही किया जाए। तो ये हो गया बेटा हमारा ए, है ना। ऐसे मान लो हमारा बी, है ना बेटा। तभी ना हो पाएगा रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई सबको। रिजल्टेंट अगर बेटा परपेंडिकुलर करना है तो ऐसे ही हो सकता है ना, और कोई तो उपाय नहीं बच्चा। ठीक है। अब देखो कहता है इसके रिजल्टेंट की वैल्यू जो है बेटा ये हमारा है 10, है ना। तो देखो तो बच्चा क्या कर दोगे तुम, इसको देखना, इसको देखना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। बोलो बेटा कैसे हुआ ये, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। है ना बच्चा। अब देखो एक नंबर को और दो नंबर को डिवाइड कर लो, तो बोलो तो 2 और 1 को डिवाइड करेंगे, इतना बाई इतना करेंगे तो क्या आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो, बोलो। b माइनस ए आएगा बच्चा। बी माइनस ए 5 ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिवाइड के लिए बचेगा b माइनस ए, 1/5। दैट इज इक्वल टू 100/20। कितना बेटा, 5। 5 नंबर 3। ठीक है बच्चा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1 और 3 को। तो देखो बेटा 1 और 3 को सॉल्व करो तो क्या आएगा, b इक्वल टू 12.5 और a इक्वल टू 7.5। प्राची का आंसर नहीं, अक्षिता का आंसर बिल्कुल सही आया था बेटा। अक्षिता का भी सही, प्राची का भी सही। गुड, बहुत अच्छा बच्चों।
इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं। यस सर। और वेक्टर में कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो करके आओगे। वेक्टर में होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है बेटा। और सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में तुम्हारा होमवर्क है बेटा सेक्शन बी में होमवर्क है नंबर 4 और नंबर 6, ठीक है बच्चा। उसके बाद तुम्हारा होमवर्क है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में करोगे सेक्शन ए करोगे बेटा पार्ट 2 में, ठीक है। सेक्शन ए पूरा करोगे। और सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, बस इतना ही होमवर्क है, ठीक है बच्चा। अभी इतना ही होमवर्क है, करके आना, ठीक है बच्चा। तुम्हारे 3 बजे से केमिस्ट्री वाली क्लास है, 3 बजे से केमिस्ट्री वाली क्लास है बच्चा। चाहो तो मीटिंग में ही रह सकते हो, चाहो तो मीटिंग से जा भी सकते हो, है ना। सर इसी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे।